हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जो आंसर्स आपने अटेम्प्ट किए हैं उनको पीयर इवेल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। एंड जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। एंड ये जो चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, जहाँ तक आज का सेशन है तो GS 2 से हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है पॉलिटी से और दूसरा क्वेश्चन है IR से। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इशू हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड सबसे एंड में हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है, 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्या पूछा गया है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? संविधानवाद से आप क्या समझते हो? डू यू थिंक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नेसेसरी कंडीशन टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? उसके बाद क्या पूछा गया है। ऑल्सो एनालाइज वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो काफ़ी सारे पार्ट्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या फोकस होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रक्चर को बना लें। क्या डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं, एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो। तो यही आप बता दीजिए इंट्रोडक्शन में। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद क्या पूछा गया है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नेसेसरी कंडीशन? आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। तो क्या पूछा गया है कि क्या आपको लगता है, डू यू थिंक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखा हुआ संविधान, इज ए नेसेसरी कंडीशन टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो ये आपको बताना होगा कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है और क्यों, ये भी आपको कारण बताना होगा। एक 15 मार्कर है। इसके बाद पूछा गया है कि एनालाइज वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सभी प्रोविजंस आपको बताने होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद को इंश्योर करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। ये आपको बताना होगा। उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बताइए कि क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है या नहीं है, देन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है, और सबसे एंड में आप कर दीजिए कंक्लूड। तो ये वो पार्ट्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। अब देखिए, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले क्या पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसी को डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में, ये होता क्या है। अब देखिए, जब भी किसी वर्ड के पीछे ISM लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, तो ये क्या है, बेसिकली फिलोसॉफी, एक फिलोसॉफी की बात हो रही है। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है। इट इंश्योर्स एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर shall be bound by limitation, checks, controls and rules। मतलब ये जो फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, संविधानवाद की, ये क्या चीज़ इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर लिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसके पास अनलिमिटेड या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड पावर होगी, उसकी पावर लिमिटेड होगी। रूल्स रेगुलेशन होंगे जिसकी वजह से आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो। चेक एंड बैलेंसेस होंगे। तो ये चीज़ होती है
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये फिलोसॉफी आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम संविधान की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज होता है वो यही होता है, टू इंश्योर लिमिटेड गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जो है ऑथोरिटेरियन न बन जाए, उसकी पावर्स आर्बिट्रेरी ना हो, वो मिसयूज ना कर पाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो फिलोसॉफी है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आप इसको कह सकते हो लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये प्रिंसिपल भी यही बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। लिमिटेड गवर्नमेंट ये तो आप समझ ही गए हैं, एंड रूल ऑफ लॉ ये हमने बात की थी जब हमने करंट अफेयर का सेशन देखा था कि जो लॉ है उसको आपको फॉलो करना होगा, डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शामिल होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। अब देखिए अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट पूछा गया है कि क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। अब देखिए जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है तो उससे क्या होगा कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, चेक एंड बैलेंसेस हैं, वो एकदम कोडिफाइड होंगे, साफ साफ लिखे होंगे। और इससे होता क्या है कि डिस्कशन काफ़ी कम हो जाता है, आप मिसयूज नहीं करोगे पावर्स का। तो जनरली ऐसा सोचा जाता है। और फिर ऐसा भी माना जाता है कि भाई जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक नेसेसरी कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। बट ऐसा नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो संविधानवाद है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये देखने को मिलता है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या है, यूके। वहाँ पे अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये बात कैसे हुई, देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए, सिंपल सा मतलब ये है। और इस चीज़ को वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से इंश्योर किया गया है। देखिए यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के एक्ट हो गए, कॉमन लॉ हो गया, ट्रीटीज वगैरह हो गई, ये चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड रहें। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिविजुअल राइट्स, हमारे यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए गए हैं ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1998 के द्वारा। एंड क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है तो ये एक्ट काफ़ी इनकी सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हो कि संविधानवाद या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आंसर्स देखे थे जो आप लोगों ने सबमिट किए, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे इशू है ये मुझे दिखा, बट इसको आप अच्छे से समझिए, जो आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से प्रोविजन है जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है। तो देखिए वो सभी प्रोविजन जो कि गवर्नमेंट की पावर्स पे एक लिमिट लगाते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सभी प्रोविजंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप सोचिए, आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी है ही सही, तो सोचिए कि वो कौन से प्रोविजन है जो कि गवर्नमेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे। जैसे कि नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो एक तरह से पावर को लिमिट किया गया है। देन आप क्या बात कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है और जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उस पर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। देन और क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू। आप कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो सोल्यूशन क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी उसको देख सकती है कि जो आपका एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, और इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। देन और क्या हो सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर। जो हमारे यहाँ 3 डिफरेंट ऑर्गन है उनके बीच में एक तरह का पावर का सेपरेशन है, मतलब सारी की सारी पावर एक ही ऑर्गन के पास नहीं है। लेजिस्लेचर, उसका क्या काम है, मेनली पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। एंड जो जुडिशरी है उसका क्या काम है,
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो इस तरह से जो पावर है उसको 3 ऑर्गन में डिवाइड किया गया, मतलब सेपरेट पावर दी गई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? डिवीजन ऑफ पावर, जो हमारे डिफरेंट टीयर्स हैं उनके बीच में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इनको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा क्योंकि ये एक 15 मार्कर है। और क्या बता सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट की पावर के ऊपर एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, गवर्नमेंट को ऑथोरिटेरियन बनने से रोकते हैं, और यही सब पर्पज़ होता है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आने चाहिए। अब देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे, तो काफ़ी सारे तरीके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे IR कोहलो का जो जजमेंट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लीगल प्रिंसिपल है और इसका मतलब क्या होता है ये डिफाइन किया था। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट केस था। अगर ये नहीं पता हो तो क्या होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि देखिए रिटर्न हो चाहे अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्या चीज़ मैटर करती है कि जो उसके प्रोविजंस हैं, क्या आप उसको फुल लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो कर रहे हो क्या, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर लोगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड ये देखिए 10 मार्कर है, मतलब 150 वर्ड्स में ही आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन है, IR से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि डिस्पाइट द हाई होप्स, उच्च उम्मीदों के बावजूद, इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग, कमेंट, आपको कमेंट करना है। अब देखिए फिर से वही करते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का पार्टनरशिप है उसको आप लिख सकते हो कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको क्या बात करनी होगी, डिस्पाइट हाई होप्स, मतलब काफ़ी उम्मीदें हैं, मतलब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो वो आपको लिखनी होंगी कि क्या नई उम्मीदें हैं, क्या हाई होप्स हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको लिखनी होगी नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद क्या पूछा गया है कि उम्मीदों के बावजूद भी ये जो पार्टनरशिप है ये अंडर परफॉर्मिंग है, मतलब खराब प्रदर्शन कर रही है। तो मीन्स जो इश्यूज हैं अब वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे और उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। तो ये 4 पार्ट होंगे जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, और दिमाग में रखिएगा कि ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन है, इसको आपको 150 वर्ड्स में ही अटेम्प्ट करना है। मैंने काफ़ी लोगों के आंसर्स देखे तो उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे आंसर्स लिखे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बताइए कि क्यों हाई होप्स हैं, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर बताइए कि क्या इश्यूज हैं, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए। देखिए यूरोपियन यूनियन, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें बेसिकली 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका ये यूनियन होता है, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, जो कि एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है। अब देखिए इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है। ये जो यूनियन है ये अलाउ करता है, ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके लोग फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके बीच में। तो ये एक तरह का बेनिफिट मिलता है यूरोपियन यूनियन में। अब देखिए यहाँ पे आपको ना आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस आर्टिकल की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है, और पर्पस क्या है कि एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि ब्रेग्जिट वगैरह हुआ था तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो हम सारे पार्ट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो पार्टनरशिप है
उसकी इम्पोर्टेंस बता दीजिए। जैसे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 कंट्रीज दैट यूरोपियन यूनियन हैज़ चूजन एज स्ट्रेटजिक पार्टनर। तो ये आप लिख सकते हैं कि भाई इंडिया इसका स्ट्रेटजिक पार्टनर है। या फिर आपको अगर ट्रेडिंग का जो डाटा है वो पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ न्यूज़ में होती है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको तैयार पहले से कर लेना चाहिए। आप चाहें तो जो उनके बीच की ट्रेडिंग है उसका डाटा को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होता है। या फिर कोई एक नई मीटिंग वगैरह हुई है, कोई नई रिपोर्ट वगैरह आई है, तो वो भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, हाई होप्स। तो वो जो हाई होप्स हैं वो आपको बतानी होंगी। देखिए चाइना का राइज हो रहा है एशिया में भी और यूरोप में भी, तो इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन को कि वो अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको लिखना होगा। देन देखिए जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर भी इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि देखिए जो इंडियन ओशियन है वहाँ से ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल एनर्जी का फ्लो होता है एंड उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन देखिए यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया दोनों ही ये चाहते हैं कि एक बाईपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रूल बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए। और ये आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी ये जो की वर्ड्स हैं ये न्यूज़ में होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन देखिए अभी जब ट्रम्प थे प्रेसिडेंट यूएसए के, तब यूएसए विड्रॉ किया था पेरिस क्लाइमेट मीट से। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो विड्रॉल हुआ था इसके बाद से काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ये जॉइंट लीडरशिप करें। ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, तो इन सब में रोल जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। देन कोविड के बाद में देखिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और ये फिर से इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब चाइना को लोग प्रीफर नहीं करेंगे एंड उसका कंपटीशन अब इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से हाई होप्स हैं इस पार्टनरशिप के बीच में। अब बात आती है कि अंडर परफॉर्मेंस क्या इश्यूज हैं, तो इश्यूज लिखने होंगे। देखिए इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक एग्रीमेंट है ये काफ़ी टाइम से नेगोशिएट हो रहा है 2007 से, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। देखिए BTIA ये आपको याद रखना होगा, इसी पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि BTIA ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, किन दो जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में है। ठीक है, तो BTIA इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं BTIA, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये अभी तक इसको मतलब एग्रीमेंट नहीं हो पाया, काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इंडिया की भी कुछ डिमांड है और जो यूरोपियन यूनियन है उसकी भी कुछ डिमांड है। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग IPR रिजाइम होनी चाहिए, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उस पर टैक्स कट होना चाहिए। इस तरह की डिमांड यूरोपियन यूनियन करता है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया क्या बोलता है, एक डाटा सिक्योर स्टेटस चाहता है। इंडिया क्या चाहता है, डेटा सिक्योर स्टेटस। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनकी भी बात होती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन ट्रेड इम्बैलेंस, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 1.9% ऑफ यूरोपियन यूनियन का जो टोटल ट्रेड होता है गुड्स में, जबकि चाइना के लिए ये 13.8% है। तो ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है। देन देखिए ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो यूके का विड्रॉल हुआ है ब्रेग्जिट से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा इंडिया एंड EU के रिलेशनशिप पे, तो अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये भी एक तरह का इशू रहेगा। देन ह्यूमन राइट कंसर्न्स, देखिए यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उन्होंने काफ़ी बार कंसर्न्स रेज किए हैं, जैसे कि जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस हुआ था, हमारे यहाँ CAA हुआ था, तब इन्होंने काफ़ी कंसर्न्स जाहिर किए थे, तो ये भी एक इशू है।
देन इंडियाज परसेप्शन ऑफ ईयू, देखिए इंडिया का परसेप्शन क्या है ईयू के लिए कि ये केवल एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, तो ये भी अपने आप में एक इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए कंक्लूजन मैं हमेशा कहता हूं कि जो कंट्रीज न्यूज़ में है, ठीक है, आप विजन PT 365 पढ़ते हैं ही सही, तो वहाँ पे ना कंट्री का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप पहले से बना लिया करिए, तो इसमें ना आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक यूरोपियन यूनियन की बात है तो इनके बीच में स्ट्रेटजी हुई थी, EU स्ट्रेटजी ऑन इंडिया, जो कि 2018 में अडॉप्ट की गई थी। उसमें ये चीज़ कही गई थी कि इंडिया यूरोपियन यूनियन should take their relationship beyond trade lens, recognizing their important geopolitical and strategic convergence। मतलब डायमेंशंस आपको और ब्रॉड करनी होगी, केवल आप ट्रेड पे फोकस मत करिए, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, उनको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। आप चाहें तो कोई सोल्यूशन वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों क्वेश्चंस। एंड अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला, देखिए किस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखो इसका क्या मतलब है, आपने क्यों लिखा है, ये पूछा गया है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या नहीं है, क्या पूछा गया है कि ये क्या होता है, तो मतलब ये अननेसेसरी आपने ये लाइन लिखी है, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर आपने लिखा है इट मीन्स अ सिस्टम हैविंग लिमिटेड गवर्नमेंट, तो ये चीज आपको शुरुआत में लिखनी चाहिए। दैट इज अ गवर्नेंस सेटअप वेयर पावर इज नॉट अनरेस्ट्रिक्टेड एंड आर्बिट्रेरी। ये स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, तो इस तरह की गलती मत करिए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत करिए। तो जो शुरू की दो लाइनें ये आपको नहीं लिखनी चाहिए, बाकी आपका इंट्रोडक्शन सही है। देन आपने जो पैराग्राफ लिखा है, तो देखो ये जो स्पेसिंग है ना, ये आपने काफ़ी कम कर दी है। तो जैसे ऊपर आपने अच्छा लिखा है, तो सेम स्पेसिंग यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन पे आपको थोड़ा वर्क करना होगा। फिर आपने क्या लिखा है कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट कंसंट्रेट ह्यूज पावर्स इन वन और फ्यू हैंड्स। देखिए मतलब नहीं है, आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बताना है, आपको ये अनलिमिटेड गवर्नमेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद आपने एक ग्राफ बनाया है जिसमें जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, चलो ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है कि हाउ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और फिर आपने क्या किया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका मतलब समझाने लग गए। देखिए ये पूछा ही नहीं गया है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपसे केवल इतना पूछा गया है कि क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ये हेडिंग भी आपकी गलत है। ठीक है, और ये जो आपने एक्सप्लेन किया है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी गलत है, ये पूछा ही नहीं गया है। फिर आपने यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है ये पूरा बता दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़ें तो कम से कम 2 बार उसको पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है इसको समझिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करिए और उसको एड्रेस करिए। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो कम से कम, उसको डिफरेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक करो और फिर उसको एड्रेस करो। तो इस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है ये पूछा ही नहीं गया है। फिर आपने क्या लिखा है कि इट इज़ ए नेसेसरी कंडीशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना नेसेसरी है, जो कि गलत है। और क्यों गलत है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये पार्ट आपने सही से नहीं समझा है। ठीक है, फिर आपने क्या बोला है कि इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैरेक्टर लाइक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंसेज। देखिए आपको ना पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो इनको यहाँ पे मत लिखो, केवल वहीं पे लिखो जब आप इनको एक्सप्लेन कर रहे हो जो आपने आगे किया है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लिखने हैं। अब देखिए चेक एंड बैलेंसेज, ये कौन सा प्रोविजन है या तो ये बताइए,
आपने लिखा है पब्लिक ओपिनियन, ये कौन सा प्रोविजन है ये बताइए, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। और इस तरह से ना मत लिखो, जो आपने यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट लिखा है उसको एक्सप्लेन किया है, इस तरह से आपको लिखना होगा। एक चीज़ को दो बार क्यों लिख रहे हो, आपका काफ़ी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ सही बात है, सेपरेशन ऑफ पावर सही बात है, और यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है चेक एंड बैलेंसेस को, ये सही बात है, ठीक है। देन आपने लिखा है फंडामेंटल राइट्स, ये सही बात है। फिर आपने बात की है पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया की। देखिए ओपिनियन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ऐसा मत करो। ये जो लाइन्स हैं इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी कंजस्टेड लग रहा है। ये जो कटिंग आपने की है इसको अवॉइड करो। अब देखिए पब्लिक ओपिनियन, और इसके लिए आपने आर्टिकल 19 की बात की है, तो ये ऑलरेडी आ गया फंडामेंटल राइट्स में, तो क्यों आपको रिपीट करना है, ठीक है। और वैसे भी आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ही लिखने हैं, तो पब्लिक ओपिनियन मत लिखो। जो आर्टिकल 19 है वो ऑलरेडी शामिल हो गया है फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट हाउ इट्स परफॉर्म ऑन द ग्राउंड लेवल, how peoples perform their role in that country, it makes difference to preserve the constitutionalism। देखिए जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ, और ये अच्छा कंक्लूजन है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको ग्रामर पे वर्क करना होगा, ठीक है। जो सेंटेंस है वो सही बनाइए, ठीक है, बस वही एक कमी मुझे यहाँ पे लग रही है। और देखिए ये जो आपने आंसर लिखा है ये काफ़ी लंबा हो गया है, 250 वर्ड्स का नहीं है, उसको एक्सीड कर गया है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको मत लिखो। आपने काफ़ी कुछ अननेसेसरी चीज़ें लिखी हैं, और जो चीज़ पूछी गई है वो आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, फोकस करिए कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, फिर उसको एड्रेस करिए, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इंडिया ईयू के बारे में। आपने शुरुआत की है कि ये जो रिलेशनशिप है ये 1960 से है, एंड ये अच्छा इंट्रोडक्शन है। देन आपने बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ ईयू फॉर इंडिया। अब देखो यार ये एक 10 मार्कर है, तो जो पूछा गया है उसी को एड्रेस करो। ये तो पूछा ही नहीं गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है, केवल ये पूछा गया है कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो आपने मिस कर दी हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, जो सारे पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो। इसीलिए मेरा फोकस होता है कि एक बार ना पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लो, एक स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद आप उसको कंटेंट उसमें डालिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब इसके बाद आपने बताया प्रॉब्लम्स, तो देखो ना हेडिंग वही लिखो जो क्वेश्चन में पूछी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अंडर परफॉर्मेंस, तो वही आना चाहिए हेडिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आपने लिखा है इंडियाज़ मेन डिमांड, डाटा सिक्योरिटी है, नॉन टैरिफ बैरियर है। तो देखिए आप बात कर रहे हैं BTIA की, तो वो आपकी हेडिंग होनी चाहिए। पॉइंट सारे वही हैं कि किस वजह से ये एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया की कुछ डिमांड है एंड कुछ डिमांड है यूरोपियन यूनियन की, जैसे कि जो फाइटो सैनिटरी वगैरह मेजर्स होते हैं, ये सब BTIA का ही पार्ट है। तो इसको आप एक ही पॉइंट में क्लब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंसर्न्स क्या हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन, तो इसके एग्जाम्पल आपको देने होंगे। देन आपने और भी कुछ केसेस बताए हैं, ठीक है। तो आपने ना एक पार्ट छोड़ दिया है पूरा का पूरा, और जो ये वाला पार्ट है इसको अच्छे से लिखिए ना, थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह दीजिए। और जो BTIA है उसको आपने काफ़ी लंबा कर दिया है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। देन आपने लिखा है वे फॉरवर्ड, इंडिया एंड EU शेयर ओल्ड रिलेशनशिप नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म exigency but on long term interest in which both sides seek to widen and deepen म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखिए ये एक 10 मार्कर है, और 10 मार्कर में जो आपका कंक्लूजन है वो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। आपने तो काफ़ी बड़ा लिख दिया है, तो ऐसा मत करिए, काफ़ी शॉर्ट में होना चाहिए। जो लास्ट की 3 लाइन है, बोथ द पता नहीं क्या लिखा है आपने, नीडेड टू सॉर्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड अगेंस्ट चाइना। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट की जो 2-3 लाइनें हैं, इसको अगर थोड़ा अच्छे से आप लिख देंगे तो यही एक सही सा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उसको लिखिए, आप उसको अटेम्प्ट करिए। एंड यहाँ पर भी आपने जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस कर दी है, ठीक है। 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ
हमारा आज का जो सेशन है हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।